हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूपीजीएस की क्लास को पढ़ रहे हैं और इससे पहले एक क्लास यूपीजीएस स्पेशल जो है आपकी हो चुकी है। जो क्लास हमने ली थी इससे पहले, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी आप तक पहुंच गई होगी। अगर अभी तक आप तक वो वीडियो नहीं पहुंची है तो यूपी 21 क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों, वो करेंगे उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को लेकर। किसके? उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को लेकर के। जैसे ये वीडियो आप समाप्त करेंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो बढ़ते हैं आज के टॉपिक को लेकर के। आज का टॉपिक रहेगा बेटा उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। चलो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को लेकर। पहले अगर हम बात करें, संपूर्ण भारत की भी बात करें या उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, देखो मध्यकालीन इतिहास से अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका तात्पर्य जो कहीं ना कहीं होता है वो होता है मुगल आक्रमण से। किससे होता है? मुगल आक्रमण या मुगलों के आने से, ठीक है। मुगल आक्रमण से, मुगल आक्रमण। बेटा मुगल आक्रमण की बात करी जाए तो मुगल आक्रमण तो पहले से भी शुरू हुए, लेकिन भारत में अगर देखें, हम लोग भारत की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ वह हुआ 712 ईस्वी में। कब हुआ बेटा? 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। और अगर ये जानना हो कहां पर हुआ तो ये सिंध पर हुआ। कहां पर हुआ? सिंध पर हुआ। और यहां पर एक राजा का शासन हुआ करता था, राजा दाहिर का। राजा दाहिर का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? एक सफल मुस्लिम आक्रमण जो किया गया, अच्छा ये नहीं बताया, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। किसका नाम था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो किया गया वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 712 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। यह कहता भारत का पहला सबसे सफल मुस्लिम आक्रमण था। कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, सिंध पर किया गया था। और इस समय राजा सिंध में जो शासन कर रहे थे वो राजा दाहिर का शासन हुआ कर रहा था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं यूपी की दृष्टि से देखें तो यह आक्रमण यूपी को अछूता था, यानी कह सकते हैं यूपी से इसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन यूपी की शुरुआत करें तो यूपी की शुरुआत होती है, वो होती है 1191 में। और 1191 से लेकर के 1897 तक जो है यूपी में मुस्लिम आधिपत्य रहा, या कह सकते हैं मुस्लिम शासकों का साम्राज्य रहा। लेकिन अगर पूर्णतः बात करी जाए तो एक समय आता है 1206 ईस्वी का। कब का? 1206 ईस्वी का। और 1206 की घटना करी जाए तो 1206 में एक व्यक्ति था जिसको हम गौरी के गुलाम के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? गौरी के गुलाम के रूप में। एक गौरी जो था, ठीक है, मोहम्मद गौरी, इसका एक गुलाम हुआ करता था। इस गुलाम के नाम की बात करें तो इसका जो गुलाम था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करी जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। और इसने दिल्ली में एक नए राजवंश की नींव रखी। कहां पर रखी बेटा? दिल्ली में एक नए राजवंश की नींव रखी। और इसको हम राजवंश को जानते हैं, वो जानते हैं गुलाम वंश के नाम से। किसके नाम से? गुलाम वंश के नाम से। तो ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई। कहां पर रखी गई? दिल्ली में रखी गई। और ये किसका गुलाम हुआ करता था? तो ध्यान रखेंगे, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। इसके बाद की बात करें तो इसका एक गुलाम या दामाद दोनों कह सकते हैं, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था या दास कह सकते हैं था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश।
और इसके बाद इल्तुतमिश का क्या आता है, शासन आता है दिल्ली पर। अब बात आती है यहीं से यूपी का प्रमुख वजूद शुरू होता है। और जो इल्तुतमिश था, जब ये शासक नहीं बना था तो इससे पहले एक जगह का इक्तेदार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इक्तेदार हुआ करता था। ठीक, इक्तेदार की बात करी जाए तो इक्तेदार में अगर महत्वपूर्ण तरीके से देखें तो ये कहाँ का इक्तेदार हुआ करता था, तो ध्यान रखेंगे यूपी में एक जिला है वर्तमान समय में जिसको हम सब लोग जानते हैं बदायूं के नाम से। किसके नाम से? बदायूं के नाम से। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का तुर्क दास था, या कह सकते हैं दास था जिसका नाम इल्तुतमिश था, ये शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार हुआ करता था, कहाँ का इक्तेदार हुआ करता था? ध्यान रखेंगे ये बदायूं का इक्तेदार हुआ करता था। और पूर्ण रूप से बात करें तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर प्रदेश में शासन करना प्रारंभ किया, कह सकते हैं दिल्ली पर अधिकार किया था, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था वह भी कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के कब्जे में आ गया था। जिस कारण से इसी समय से जो है विशेष तौर पर देखें तो मुगल वंश की क्या हो गई थी, उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से शुरुआत हो गई थी। जब इल्तुतमिश यहाँ का इक्तेदार था, या कह सकते हैं बदायूं का इक्तेदार हुआ करता था, तो इसी समय में बदायूं में इसने एक जो है वास्तुकला का उदाहरण पेश किया और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया। बदायूं में कहाँ पर बनाई? बदायूं में एक मस्जिद बनाई, और इस मस्जिद को आज के समय में जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? बदायूं। ध्यान रखोगे जो है इल्तुतमिश था उसके द्वारा कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया, तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसके बाद अगर देखें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। यानी थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक व्यक्ति हमें मिलेगा जिसका नाम मिलेगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्या नाम बेटा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की बात करी जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से संबंधित एक काम किया। क्या काम किया? काम ये किया कि फिरोज शाह तुगलक ने 1358 में यानी 1358 ईस्वी में जो है जौनपुर शहर की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? जौनपुर शहर की स्थापना कर दी। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1358 ईस्वी में जौनपुर शहर की स्थापना की गई। किसकी याद में की गई थी? तो ध्यान रखना एक व्यक्ति था जिसका नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जौना खां। ठीक है, और जौना खां की याद में ही क्या बसाया गया था? जौनपुर को बसाया गया था। अगर जौना खां या जूना खां की बात करी जाए तो इसका जो असली नाम मिलता है वो मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ध्यान रखना जौना खां के नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को ही हम लोग जौना खां के नाम से जानते हैं। और जौना खां की याद में ही फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था? जौनपुर बसाया था, जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। देखो बेटा, पेपर की डेट नज़दीक है और इस बात का तुम्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि तैयारी अब पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ये पूर्ण रूप की जो तैयारी है तुम्हारे लिए, जिसमें कुछ भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, वही तुम्हारे लिए अंतिम पड़ाव में कामयाब होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से लेकर चलो। डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो। जो टॉपिक गलत हो रहे हैं या जिन टॉपिक में तुम्हारे क्वेश्चन नंबर कम आ रहे हैं उन टॉपिक को अलग से दोबारा से रिवाइज करो या उनको ठीक करने की कोशिश करो। और ये प्रक्रिया तुम डेली अपनाओ, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट तुम्हें देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट पर या मॉक टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस समय क्या है? ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए इससे अगली वीडियो में तुम्हें यूपीजीएस के प्रैक्टिस सेट इसी टॉपिक को लेकर मिल जाएगा, उसको आज जरूर कंप्लीट करो। पूरी वीडियो बिना स्किप देखे देखना है। ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। हर क्वेश्चन को जो है पॉज करके देखो कि हमारा आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले थ्योरी की क्लास देखो, जैसे थ्योरी की क्लास कंप्लीट होती है वैसे कहाँ पहुंच जाना है? प्रैक्टिस सेट वाली क्लास पर पहुंच जाना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जानते थे? जौना खां के नाम से जानते थे। इसके बाद बात करें, एक अगला शासक जो एक फिरोज शाह तुगलक था, इसने एक और शहर बसाया जिसको हम जानते हैं फिरोजाबाद के नाम से। किसके नाम से?
फिरोजाबाद के नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फिरोजाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी बेटा, फिरोजाबाद की स्थापना की गई थी। इस बात को ध्यान रखना है। जौनपुर की बात करी जाए तो जौनपुर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था उस समय, और इसको एक विशेष नाम दिया गया था, वो था सिराज ए हिंदुस्तान। किसको नाम दिया गया था, जौनपुर को उस समय एक विशेष नाम से जाना जाता था, और वह विशेष नाम जो था वह था सिराज ए हिंदुस्तान। क्या नाम था बेटा, सिराज ए हिंदुस्तान। ठीक है, सिराज ए हिंदुस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमारे लिए कि जौनपुर को किस नाम से जाना जाता था, सिराज ए हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था ये समझ लो, तो ये इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्या था, इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, क्या था, प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या था, इस्लामी शिक्षा का जौनपुर प्रमुख केंद्र हुआ करता था। किस समय में हुआ करता था, तो ध्यान रखना है ये तुगलक वंश के समय में। किस समय में, तुगलक वंश के समय में जौनपुर क्या हुआ करता था, सिराज ए हिंदुस्तान हुआ करता था, या कह सकते हैं इस्लामिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके साथ साथ बात करें जौनपुर पर 1484 में, किस पर, जौनपुर पर 1484 में। ठीक है, कब, 1484 में एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और उसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था, बहलोल लोदी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बहलोल लोदी द्वारा जौनपुर का कब्जा किया गया 1484 ईस्वी में। बहलोल लोदी द्वारा किस पर कब्जा कर लिया गया, जो जौनपुर था उस पर कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ बात करें, एक घटना घटती है उत्तर प्रदेश संबंधित 1504 में। कब घटती है, 1504 में। लोदी वंश का एक शासक हुआ जिसको हम सब लोग जानते हैं सिकंदर लोदी के नाम से। किसके नाम से, सिकंदर लोदी के नाम से। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझ लो। महत्वपूर्ण इसलिए है कि सिकंदर लोदी ने उत्तर प्रदेश में एक नए शहर की नींव डाली, और वो नया शहर कोई और नहीं, बहुत मशहूर शहर है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में मशहूर नहीं है बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उस शहर के चर्चे हैं। ठीक है, और वो शहर था आगरा। कौन सा शहर था बेटा, आगरा। तो ध्यान रखेंगे आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आगरा की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। यह ध्यान रखेंगे कि सिकंदर लोदी ने किस मशहूर शहर की स्थापना की थी, तो आगरा नामक मशहूर शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें, लोदी वंश का अंत होता है, एक युद्ध होता है जिसको हम सब लोग जानते हैं पानीपत के युद्ध के नाम से। किसके नाम से, पानीपत का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखना है एक युद्ध हुआ जिसको हम सब लोग जानते हैं पानीपत के युद्ध के नाम से। या अगर इसमें यह पूछा जाए कि पानीपत का कौन सा युद्ध था, तो ध्यान रखेंगे पानीपत का फर्स्ट वार था, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। और पानीपत के युद्ध में जो है एक नए वंश की नींव पड़ी जिसको हम सब लोग जानते हैं मुगल वंश के नाम से। किसके नाम से बेटा, मुगल वंश के नाम पे। इसमें लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था इब्राहिम लोदी। कौन हुआ करता था, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को एक व्यक्ति जिसका नाम हम सब लोग जानते हैं बाबर के नाम से, और बाबर ने क्या कर दिया था, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और बाबर ने किस वंश की नींव रखी, तो ध्यान रखेंगे बेटा बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। कौन से वंश की नींव रखी बेटा, बाबर ने मुगल वंश की रखी। और किस वंश का अंत करके रखी, तो ध्यान रखेंगे लोदी वंश का अंत करके बाबर के द्वारा क्या रखी गई, नए राजवंश की नींव रखी गई थी। लोदी की बात करें तो इसके मामले में एक चीज विशेष तौर पे याद रखनी है, इब्राहिम लोदी पहला मुस्लिम शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया था। ठीक है, या युद्ध स्थल पर जिसको वीरगति प्राप्त हुई थी, ये मुगल वंश का ऐसा इस्लामिक वंश का प्रथम जो है क्या था, शासक था। ठीक है, इससे पहले कोई भी युद्ध में मारा नहीं गया था। चलो बात करते हैं इब्राहिम लोदी से आगे बढ़ के बाबर के लिए। जब बाबर की विजय हो जाती है 1526 ईस्वी में, यानी 1526 ईस्वी में क्या हुआ है, पानीपत का युद्ध होता है।
और पानीपत के युद्ध में जब बाबर की विजय होती है तो बाबर क्या बना लेता है, बाबर आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। क्या बनाता है, 1526 में बाबर की विजय होती है और बाबर क्या करता है, अब इस समय आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, आगरा को क्या बनाता है, अपनी राजधानी नियुक्त करता है या कह सकते हैं बनाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, अब शुरुआत होती है भारत में आगरा के क्षेत्र को लेकर के। तो इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, 1530 ईस्वी में 1526 में कब्जा होता है और 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर का एक बेटा होता है और उस बेटे का नाम होता है हुमायूं, और उसके बाद क्या बनता है, हुमायूं शासक बनता है। यानी बाबर के बाद किसका शासन आता है, बाबर के सॉरी बाबर के बाद जो शासन आता है वह आता है हुमायूं। किसका शासन आता है, हुमायूं का, यानी कह सकते हैं हुमायूं क्या बनता है, सुल्तान बनता है। लेकिन हुमायूं की बात करी जाए तो हुमायूं शासन बनने के बाद कुछ बीच समय इसका शासन अंतराल रहता है, यह कह सकते हैं बीच में या मध्य में इसके शासन के एक नए वंश का नींव आती है, या कह सकते हैं नए वंश शासन करता है आगरा पे, जिसको हम सब लोग जानते हैं अफगान वंश के नाम। किस नाम से, अफगान वंश के नाम से। ठीक है, अफगान वंश आता है, यानी हुमायूं शुरू में शासन कर रहा था लेकिन हुमायूं को खदेड़कर एक नया राजवंश स्थापित हो जाता है, जिसको हम सब लोग जानते हैं अफगान वंश के नाम से। और अफगान वंश की नींव रखने की बात की जाए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था, शेर शाह सूरी। ठीक है, और इसने अफगान शासक हुआ करते, कैसे, किस वंश के हुआ करते थे, अफगान शासक हुआ करते थे। और किस वंश की नींव रखी, तो इन्होंने सूरी वंश की नींव रखी। कौन से वंश की नींव रखी बेटा, इन्होंने सूरी वंश की नींव रखी, या कह सकते हैं सूर वंश की क्या करी, स्थापना की। इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात करी जाए इसके शासन में, या कह सकते हैं शेर शाह सूरी के शासन में, तो इसने कई सारे युद्ध लड़े और एक युद्ध लड़ रहा था ये 1545 ईस्वी में। कब लड़ रहा था, 1545 ईस्वी में एक युद्ध लड़ रहा था, या कह सकते हैं दुर्ग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। कौन सा दुर्ग था, दुर्ग था कलिंजर का। ठीक है, कौन सा, ध्यान रखोगे, कौन सा दुर्ग था जिस पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, तो एक कलिंजर के दुर्ग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। कलिंजर के दुर्ग को घेरे हुए बड़े दिन हो गए, अब कुछ हो नहीं रहा था, नीचे से लगातार तोप के गोले बरसाए जा रहे थे। अचानक ये घटना घटित होती है। घटना ये थी कि जब इसने तोप का गोला चलाया तो तोप का गोला कलिंजर की दीवार से आगे टकराता है और टकरा करके दोबारा से इसी के पास में आगे गिर पड़ता है। कहाँ गिरता है, जहाँ पे बारूद का ढेर रखा हुआ था। यानी अब तोपें चलाई जाती तो बारूद पास में होती थी, जहाँ बारूद का ढेर रखा हुआ था। जब बारूद के टोरे में आकर के वो गोला गिरता है तो वहां जाता है, फट जाता है तो गिर जाता है ब्लास्ट। जब ब्लास्ट होता है तो ये बड़ा तरीके से बेजख्मी हो जाता है और घायल हो जाता है। उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 1555 ईस्वी में, यानी इसके उत्तराधिकारी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए, फिर 1555 ईस्वी में, कब, 1555 ईस्वी में क्या होता है, इसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। किस कारण हो गई, गोला फटने से, गोला फटने से। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1555 ईस्वी में क्या कहानी घटित होती है, 1555 ईस्वी में दोबारा हुमायूं उधर कोशिश कर ही रहा था और हुमायूं क्या कर लेता है, हमारा पुनः से दिल्ली पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, हुमायूं क्या करता है, दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है। लेकिन अगर बात करी जाए 1555 के आसपास, तो 1555 में तो दिल्ली पर अधिकार किया गया। एक घटना घटित हुई हुमायूं के साथ में, बड़ा बेचारा जो है किस्मत का मारा हुआ व्यक्ति था। 1556 ईस्वी में जैसे तैसे प्रयास करके तो जो है सिंहासन प्राप्त होता है दोबारा से। उसके बाद एक घटना घटित होती है, एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको हम सब लोग जानते हैं दीन पन्हा पुस्तकालय के नाम से। दीन पन्हा पुस्तकालय, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, दीन पन्हा पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। ये दीन पन्हा पुस्तकालय पर जो है हुमायूं अध्ययन कर रहा था और अचानक से जो है इसको नवाज, ये नीचे उतर के आ रहा था सीढ़ियों से, और नवाज की जो है अजान की आवाज़ आती है। अजान की जैसे ही आवाज़ आती है तो ये घुटनों के बल बैठ जाया करता था, ये कहा जाता है अजान के सम्मान में। जैसे ही बैठता है तो इसका जो कोट होता है वो उसके पैरों में फंस जाता है और ये लुढ़क कर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण से इसके सर की हड्डी टूट जाती है और कुछ दिन बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है गिरने से, तो अगला जो सिंहासन पे बैठता है व्यक्ति वह होता है अकबर, जिसको हम सब लोग जानते हैं
अकबर महान के नाम से। कौन बैठता है अगला? अकबर जो है सिंहासन पर बैठता है या राजगद्दी पर बैठता है। कोई बात नहीं। अब शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे तरक्की। अकबर की बात करी जाए तो अकबर ने 1572 ईस्वी में एक काम किया। कब किया? 1572 ईस्वी में एक काम किया। ये क्या करता है? ये आगरा के निकट, कहाँ पर? आगरा के निकट एक नए राज्य की नींव रखता है। क्या रखता है? नए नगर की नींव, नए नगर की नींव रखता है। ठीक है। इस नगर की बात करी जाए तो इस नगर का नाम रखा जाता है फतेहपुर सीकरी। क्या नाम रखा जाता है? इस नगर का नाम रखा जाता है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि इस नगर का नाम क्या रखा जाता है? फतेहपुर सीकरी। यानी अकबर जो है आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर एक नए नगर की स्थापना करता है जिसका नाम रखा जाता है फतेहपुर सीकरी। इसके बाद बात करें, अकबर के बाद बात करें, अकबर के बाद जो शासन आता है वह आता है इसके पुत्र जहांगीर का। किसका? जहांगीर का। तो अकबर के बाद कौन शासक बनता है? अकबर के बाद शासक बनता है जहांगीर। और जहांगीर की बात करी जाए तो जहांगीर ने जो है सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया। कहाँ पर बनवाया? सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया, मकबरा। और साथ ही साथ मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी का भी क्या बनवाता है? ये मकबरा वहां पर बनवाता है। ठीक है। तो मरियम उज जमानी और अकबर दोनों का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? सिकंदरा में इन दोनों का मकबरा बना हुआ है। जहांगीर की बात करी जाए तो जहांगीर का जो समय होता है, जहांगीर के समय को हम सब लोग चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में। किसके नाम से? चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में हम सब लोग क्या जानते हैं? जहांगीर के शासन काल को जानते हैं। ठीक। इसके बाद बात करें जहांगीर के बाद जो अगला शासन आता है वह आता है शाहजहां का। किसका आता है? शाहजहां। और शाहजहां की बात करी जाए तो इसके समय को या इसके काल को क्या माना जाता है? इसके काल को माना जाता है वास्तुकला का स्वर्ण काल, वास्तुकला का स्वर्ण काल। ठीक है। क्या कहा जाता है इसकी कला को? वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी शाहजहां के बाद जो समय होता है उसको वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसी ये शाहजहां जो है वह व्यक्ति है जिसने आगरा को विश्व के लेवल पर पहचान दी। क्यों? इसकी एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम हुआ करता था? अर्जुमंद बानो बेगम। इनकी पत्नी थी किसकी? शाहजहां की, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। और इन्हीं की याद में यानी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ही जहां शाहजहां क्या बनवाता है? ताजमहल बनवाता है। क्या बनवाता है? ताजमहल का निर्माण कराता है, या कह सकते हैं ताजमहल बनवाता है। तो ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? शाहजहां की प्रमुख पत्नी या प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनाया गया था। साथ ही साथ ये आगरा के किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराता है। क्या कराता है? मोती मस्जिद का भी निर्माण कराता है। ठीक। मस्जिद का भी निर्माण कराता है। ठीक। इसके द्वारा ही मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया जाता है? आगरा के किले में कराया जाता है। शाहजहां की बात करी जाए तो शाहजहां के बाद जो शासक बनता है वह बनता है औरंगजेब। कौन बनता है? औरंगजेब। ठीक है। यानी शाहजहां के बाद किसका नंबर आता है? शाहजहां के बाद जो अगला नंबर आता है वह औरंगजेब का आता है। कह सकते हैं औरंगजेब क्या बनता है? शासक बनता है। जब औरंगजेब शासक बनता है तो औरंगजेब के समय में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस राज्य का, साम्राज्य का क्या होने लगा था? पतन होने लगा था। क्योंकि विशेष धार्मिक प्रवृत्ति का था जिसके कारण से जो है इसको क्या होती थी? समस्याएं होती थी। और इस समय एक नए राजवंश का भारत में उदय हुआ था दक्षिण भारत में, जिसको हम सब लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य के नाम से। किसके नाम से? मराठा साम्राज्य के नाम से। और मराठा साम्राज्य की बात करें तो मराठा साम्राज्य इन मुगलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था, या बहुत बड़ी चुनौतियां दे रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है इस समय इस वंश का क्या होने लगा था? पतन होने लगा था। इसके बाद 1707 ईस्वी में, कब? 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों का क्या आने लगता है? शासन आने लगता है। ये बातें थी कुछ उत्तर प्रदेश के संबंधित या स्थलों से संबंधित, इस्लामिक धर्म से, या फिर कह सकते हैं उसकी राजनीति या इतिहास से संबंधित।
प्रश्न आते हैं कि मुगल काल की प्रमुख स्थापत्य कला कौन कौन सी थी और किसके द्वारा बनवाई गई। इन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न है, बात चल रही है अब मुगल काल में स्थापित कला, ठीक है, या कह सकते हैं मुगल काल की प्रमुख स्थापत्य कला। मुगल काल की प्रमुख स्थापत्य कला, ठीक। चल